हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हम लोगों की कंटिन्यू चल रही है करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो लगभग 4 सेट खत्म हो गए हैं, आज ये 5वां सेट है और पूरा करंट अफेयर्स हम खत्म करेंगे 2022 से, जुलाई से लगभग, मतलब 2023, मतलब पूरा एक साल का करंट है। यहाँ से हटकर एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो, बस देखते रहो इसको। बाकी कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये हर एक चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सोर्सेज से मैं यहाँ पर मेन क्वेश्चंस ला रहा हूँ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो इसको लगातार देखो, लगातार पढ़ाई करो। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारा 5वां सेट है, बस इसको देख के जाओ आराम से, एग्जाम को एकदम फाड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कि आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट, यहाँ पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में बात की गई। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल में क्या हुआ कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसको ध्यान रखना है, कौन सा नाम कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था हमारे। और यहाँ पर इको फ्रेंडली टर्मिनल बनने वाले हैं। इको फ्रेंडली टर्मिनल इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंडिया विच वाज मेड बाय द लार्सन एंड टर्बो। ये अपने प्रकार का पहला है यहाँ पर। तो किसने बनाया है, एल ने बनाया है, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है ना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शहीद भगत सिंह। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। तो यहाँ पर भारत और मिस्र की जो 75 डिप्लोमेटिक संबंध है, जो राजनयिक संबंध है, उसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एनिवर्सरी मनाई गई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से देश के साथ भारत ने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए हैं और कितने वर्ष हो गए हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इस अभी हाल में मनाया गया है। तो ये है आपका मिस्र को ध्यान रखना, मिस्र के साथ हमारे 75 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। अब अगर बात किया जाए तो इंडिया एंड इजिप्ट जो साइन किया था पहली बार, दोस्ती यारी, मतलब हम लोग दोस्त बन रहे थे, 1955 में पहली बार इसको साइन किया गया था। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो इंडिया एंड इजिप्ट का जो बायलेटरल ट्रेड है वो अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड पर पहुंच गया, मतलब हम मिस्र के साथ बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। अभी तक कितना है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 7.26 बिलियन आपका 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में था, जो कि 75% ओवर है 20-21 के, मतलब 20-21 की तुलना में अगर देखा जाए तो 75% बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी भी काफ़ी कम है, हमें मिस्र के साथ और ज़्यादा संबंध स्थापित बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1960 हेलन 300 फाइटर जेट वॉज बिल्ट अंडर द। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या भारत ने कभी मिस्र के साथ मिलकर कोई फाइटर जेट बनाया था या कोई प्रोजेक्ट चलाया था फाइटर जेट पे, तो बिल्कुल चलाया था। 1960 का समय था जब भारत ने क्या किया था कि हेलन 300, क्या नाम है, हेलन 300 जो फाइटर जेट है, वॉज बिल्ट अंडर डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। तो भारत और मिस्र ने मिलकर हेलन 300 फाइटर प्लेन, जेट प्लेन बनाए थे। तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर लिखने के लिए भी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया एंड इजिप्ट आल्सो कंडक्ट बायलैटरल। अब भारत और जो मिस्र है उसके बीच में जो हमारा वार एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है, डेजर्ट वॉरियर। तो एक्सरसाइज कौन सी है, डेजर्ट वॉरियर, इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि मिस्र के से संबंधित कैपिटल ऑफ इजिप्ट क्या है, तो इजिप्ट की कैपिटल है, मिस्र की कैपिटल क्या है, कायरो, इसको ध्यान रखेंगे। इजिप्ट इज कॉल्ड द बून ऑफ द नाइल रिवर, मतलब नील नदी की देन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कॉप 27 वाज ऑर्गेनाइज इन इजिप्ट। कॉप जो 27 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था मिस्र में ही हुआ था। और रिसेंटली द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इजराइल। अभी देखो 75वीं वर्षगांठ तो हमने मिस्र के साथ मनाई है, लेकिन अभी हाल में हमने 30वीं वर्षगांठ किसके साथ मनाई है, तो भारत और इजराइल के रिलेशंस की बनाई गई है। तो दोनों ध्यान रखना है, 75 भी ध्यान रखना है हमें और 30 भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है अब पेंगली वेंकैया के नाम के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पिंगली वेंकैया को सब जानते होंगे, उनकी 146वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया तिरंगा उत्सव, जिसके तहत 146 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, किसकी, पेंगली वेंकैया की, यहाँ पर नई दिल्ली में। तो जो पेंगली वेंकैया है वो कौन है, सबको पता होगा। तो इन्होंने हमारे जो तिरंगा उसको ही इन्होंने डिज़ाइन किया था। अब वेंकैया हैज़ द यूज ओनली रेड एंड ग्रीन। अब एग्जाम में आ सकता है क्या वेंकैया ने पूरी तरीके से ध्वज बनाया था, नहीं, इन्होंने लाल और ग्रीन कलर का यूज़ किया था, किसमें, हमारे नेशनल फ्लैग में, ठीक है। विच रिप्रेजेंटेड द, जो लाल था हिंदू को दर्शाता है और ग्रीन था मुस्लिम को दर्शाता है, मुस्लिम कम्युनिटी को, ठीक है। लेटर ऑन स्पाइनिंग व्हील एंड वाइट कलर वर इंक्लूडेड इट्स सेंटर। बाद में क्या, बाद में जो पहिया था और जो वाइट कलर की जो पट्टी है उसको बाद में इंक्लूड किया गया था। पिंगली वेंकैया की मृत्यु कब हो गई थी, 1963 में हो गई थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी हाल में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में 7 नए क्या बना दिए गए हैं, 7 नए जिले बना दिए गए हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, कितने जिले बना दिए गए हैं, 7 बना दिए गए हैं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, ई टैक्सी सर्विस। तो ई टैक्सी सर्विस देखो, केरला तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। केरला क्यों चर्चा में है, अभी पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि इन्होंने खुद का अपना क्या है इंटरनेट बना लिया है, ठीक है। अब एक और नई खबर आती है यहाँ से कि ई टैक्सी, यहाँ पर केरला चीफ मिनिस्टर जो पिनरई विजयन है हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड, मतलब पहला इन्होंने अपना खुद का स्टेट ओन्ड इंटरनेट बना लिया है। पहला इन्होंने अपना ही जो स्टेट ओन्ड है वो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू कर दी, मतलब राज्य की ही टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने खुद की अपनी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है, खुद की ओन। आगे बात करते हैं, द नेम ऑफ द ई टैक्सी सर्विस इज केरला सवारी। तो इसका नाम क्या दिया गया है, केरला सवारी नाम दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और केरला काफ़ी डेवलप कर रहा है। वैसे भी जो अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करता है यहाँ पर। बहुत सारे जो नर्सेज वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो केरला से निकलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्या है कि अगला पॉइंट, ठीक है, केरला सवारी की, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस कहाँ पर चली है, ये आपकी चली है कोलकाता में। कहाँ पर चली है, कोलकाता। इसको ध्यान रखना है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस कहाँ पर शुरू हुई है, ये शुरू हुई है कोलकाता में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पानी के नीचे अंडर वाटर शुरू हो गई है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, कनेक्टेड सेल्ट लग। अब ये किसको कनेक्ट करेगी, इसको भी ध्यान रखना कि साल्ट लेक से लेकर हावड़ा को कनेक्ट करने वाली है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम। और किसके नीचे चलने वाली है, तो हुगली नदी के नीचे चलने वाली है। किसके नीचे, हुगली नदी के नीचे चलने वाली है। और इसका टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये आपका टोटल डिस्टेंस रहेगा 16.55 किलोमीटर है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड वो देश बन गया, फर्स्ट कंट्री बन गया। देखो जो फर्स्ट होते हैं ना, इनको ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बन गया जिसने कि अपने यहाँ सैनिटरी जो प्रोडक्ट हैं उसको फ्री कर दिया है। क्या कर दिया है, सैनिटरी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। तो उसको ध्यान रखना है। अंडर तक तो बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है कि सैनिटरी प्रोडक्ट क्या कर दिए हैं, फ्री कर दिए हैं पूरी तरीके से। अगला हम पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि डबल डेकर बस के बारे में दिया गया है यहाँ पर कि डबल डेकर बस, ठीक है। तो ई डबल डेकर एयर कंडीशनर बस कहाँ पर शुरू कर दी गई है, ई डबल डेकर मतलब कि दो तल्ले होते हैं ना, 2 मंजिला, वो बस शुरू कर दी गई। इसको शुरू किया कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका मुंबई। तो मुंबई में इसको शुरू किया गया है। किसने इसको हरी झंडी दिखाई है, तो जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने इसको झंडी दिखाई है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कदम है। यहाँ पर एयर कंडीशनर बस है, ई डबल डेकर कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि एक ही चीज़ में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, तो ज़्यादा वाहन नहीं चलेंगे, तो जिससे प्रदूषण कम होता है। आगे हम देखते हैं 35% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज कॉज बाई पेट्रोल एंड डीजल। तो यहीं लगभग 35% जो पॉल्यूशन होता है इंडिया में वो किससे होता है, पेट्रोल और डीजल से। इसको भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 35% जो पॉल्यूशन होता है इंडिया में वो किससे हो रहा है, पेट्रोल और डीजल से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर द कंट्री, इट इज द इमेंस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो भारत में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लगता है। कौन सा सेक्टर है, वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है ऑटोमोबाइल की, हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास भी खुद की गाड़ी हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर देखते हैं 75th नेशनल साइट। अब यहाँ पर 75th नेशनल साइट पदांग क्या है, तो पदांग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि सिंगापुर हैज़ डिक्लेयर पदांग ए साइट एसोसिएटेड विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सिंगापुर के बारे में ध्यान रखना, मॉरिशस चर्चा में था, मेडागास्कर चर्चा में था, सिंगापुर भी चर्चा में है। तो सिंगापुर ने क्या किया है कि एक जगह है जिसका नाम है पदांग, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे हमारे, उनके विद नेता 17 साइट इन जुलाई नेताजी गेव द स्लोगन दिल्ली चलो फ्रॉम द पतंग। तो यही वो जगह थी, पतंग ही वो जगह थी जहाँ से नेताजी ने क्या किया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो नेताजी ने यहाँ से ही क्या किया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पतंग चर्चा में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेरिटेज बोर्ड ऑफ सिंगापुर, पतंग विल बी अकॉर्डेड ए हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अंडर साइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो मतलब उन्होंने क्या किया है कि प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल दिया है। इंडियन सोल्जर एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कैंप, और भारतीय सोल्जरों ने पहला अपना कैंप जो बनाया था वो कहाँ बनाया था, वो पतंग में ही बनाया था। आफ्टर द वार नेताजी स्टेब्लिश द आज़ाद हिंद फौज मेमोरियल साइट टू द, तो युद्ध के बाद क्या किया था नेताजी ने यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज मेमोरियल साइट
बनाई थी पतंग में। तो पतंग बहुत चर्चा में है, हो सकता है एग्जाम में ये बोल दें कि पतंग अभी हाल ही में चर्चा में रही जगह पतंग कहाँ पर है, तो ये आपकी है सिंगापुर में, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि 2G एथेनॉल प्लांट। तो 2G एथेनॉल प्लांट जो है इसका इनॉग्रेशन कहाँ कर दिया गया है, तो 2G एथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन कर दिया गया पानीपत में। कहाँ किया गया है, पानीपत में, हरियाणा में। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है 2G एथेनॉल प्लांट। अब देखते हैं इसके बारे में क्या खूबियाँ हैं। द प्लांट इज इन लाइन विद एफर्ट टू मेक द एनर्जी सेक्टर इन इंडिया मोर एक्सेसिबल एंड, तो वही बात है, एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करना काम दिया गया अंदर प्रोजेक्ट। तो अब इसमें क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। अब यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 3 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल पर ईयर फ्रॉम बिल्ड 2 लाख टन ऑफ स्टेबल एंड विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन। तो यहाँ पर क्या है कि 3 करोड़ लीटर एथेनॉल पर ईयर, मतलब यहाँ टारगेट रखा गया है 3 करोड़ लीटर जो एथेनॉल है उसको हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। किससे, ग्रीन वेस्ट से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एथेनॉल इज द वन मेजर बायोफ्यूल जो प्रोडक्ट है नेचुरली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो ध्यान रखना कि एथेनॉल भविष्य का, अगर हम कह सकते हैं भविष्य का फ्यूल भी कह सकते हैं, बायोफ्यूल भी है। इससे क्या होता है, ये बहुत कम मात्रा में प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सरकार इथेनॉल के ऊपर बहुत जोर दे रही है। कमेंट करके बताओ जल्दी कि सरकार ने पेट्रोल में कितने % जो एथेनॉल है उसको मिलाने का लक्ष्य तय किया, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसको, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि न्यू डिस्ट्रिक्ट। देखो बंगाल में भी कितने नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, बंगाल में नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं अभी हाल में, और न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। अब इस समय क्या है कि 29वां जो डिस्ट्रिक्ट बन गया है किसमें, छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा है, मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर है। और 30वां कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका डिस्ट्रिक्ट सरानगढ़ और बिलाईगढ़। और 31वां कौन सा बन गया है, खैरागढ़। तो ध्यान रखना ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, नाम इतने ध्यान नहीं रखने, बस इतना ध्यान रखना है कि इस समय कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। एग्जाम में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो 31 हो गए हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पहले कितने थे, तो पहले आपके 28 थे, अब हो गए 31। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। बाकी अभी हाल में बंगाल में भी जिले बढ़ाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी जिले बढ़ाए गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल वुमेन एम्प्लॉय गेट 60 डे लीव। अब जो केंद्र सरकार ने बोला है कि जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने बोला है कि उनको कितने दिन की लीव दी जाएगी, 60 डेज़ की लीव दी जाएगी। द लीव विल बी गिवन इन केस ऑफ डेथ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर बोला गया है अगर कोई माता है तो माता के अगर प्रसव के समय ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको इन सब चीज़ों से उभरने के लिए छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। This decision have been taken keeping in mind the mental agony of death before the birth of the child or soon after the birth. If the child dies soon after birth within 28 days, अगर the mother will be eligible for special maternity leave। अगर बच्चा जो होता है ना उसकी मृत्यु जो होती है 28 दिन के अंदर हो जाती है पैदा होने के, तो क्या किया जाएगा कि माता को ये लीव प्रोवाइड की जाएगी। द मदर विल ऑल्सो विद स्पेशल लीव इफ द चाइल्ड डाइज इन द वॉम। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है 28 वीक के अंदर अंदर पेट में भी, तब भी इसको छूट मिलेगी। तो ये सारा है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर कि महिलाएं हैं तो उनको ये सब छूट मिलना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा उठाया गया, सराहनीय कदम है यहाँ पर कि 60 दिन की लीव किसको मिलने वाली है, महिलाओं को 60 दिन की लीव मिलने वाली है। जिससे क्या होगा कि वो इन सब दुख से उभर सकती हैं। और बाकी काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया, तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है, मतलब स्वागत योग्य फैसला है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि अब अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर कि वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी। तो वर्ल्ड दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी कहाँ पर बन गई है, तो ये बन गई है। देखो अब दुनिया में जो अजीबों के गरीब कारनामे करने का जो मतलब फैसला लेते हैं वो अरबिया वाले लेते हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। तो इन्होंने बोला कि एक हम वर्टिकल सिटी बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, द लाइन। द लाइन करके मतलब एक लाइन है, उसके मतलब ज़मीन को खोद कर बीच में एकदम से लाइन बना दे रहे हैं वो। और यहाँ पर क्या होगा कि विद द फैसिलिटी ऑफ हाई स्पीड ट्रेन, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आपको 20 मिनट में पहुँचा देगी। हाइट ऑफ द सिटी इज 5500 मीटर। हाइट कितनी होने वाली, 500 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। हाफ ऑफ किलोमीटर इनसाइड इट हाउस विल बी लेयर बाय लेयर। अब मतलब लेयर बाय लेयर इनको बनाने वाले हैं सऊदी जो अरबिया के क्राउन प्रिंस है सलमान, तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज किया है। आगे हम बात करते हैं इसका खर्चा है $500 बिलियन। देखो सऊदी अरब वगैरह जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि भविष्य में क्या हो रहा है कि दुनिया सस्टेन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब तेल का खेल खत्म होने वाला है। तो तेल का खेल खत्म होने वाला है, तो अगर तेल ही खत्म हो जाएगा तो दुनिया खरीदेगी नहीं। तो जो हमारी अय्यासियाँ चल रही हैं तो वो अय्यासियाँ कहाँ से होंगी, तो इन सबको देखते हुए बड़े चिंता में हो जाता है देश। तो उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी जो भविष्य का अगर देखा जाए जो मार्केट है वो टूरिज्म। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे लोग, जैसे दुबई है तो दुबई लोग दुनिया में घूमने जाते हैं, नाम है, बढ़िया पब्लिसिटी उन लोगों ने कर रखी है। तो उसी तरीके से द लाइन बनाना चाहते हैं एक ऐसा सिटी कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे, जिससे वहाँ पर क्या होगा, टूरिज्म फलेगा फूलेगा और इनको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। बस यही बात है यहाँ पर कि अब यहाँ पर अगर रुपए में देखा जाए तो 39 लाख करोड़ खर्च करने वाले हैं। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो यहाँ पर रियाद है, ठीक है। सऊदी अरब की करेंसी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सऊदी अरब की करेंसी क्या है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संस्कृत ग्राम के बारे में बात करते हैं कि संस्कृत ग्राम की शुरुआत किसने की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट। अभी हाल में
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट चर्चा में थी। तो इस समय भी है कि संस्कृत ग्राम की इन्होंने स्थापना कर दी इन ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। देखो उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 जिले हैं, ठीक है, और हर एक जिलों में डेवलप किया जाएगा एक संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट, और ये पहला स्टेट बन गया देश का जो ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। देयर इज़ ए विलेज इन कर्नाटका वेयर ओनली संस्कृत लैंग्वेज। अब कर्नाटका में भी एक गांव कुछ ऐसे हैं जहां पर क्या किया जाता है, केवल संस्कृत ही बोली जाती है। संस्कृत टीचर विल यू सेंड टू सेलेक्ट विलेजेस टू टीच द लोकल पीपल हाउ टू स्पीक। अब संस्कृत क्या है ना कि संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा भी कह सकते हैं, प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं। अब हम अंग्रेजों के चक्कर में हम मैकाले की नीतियों के तहत हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी जिसको देखो अंग्रेजी हिंदी बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी वाला जेंटलमैन है। मतलब अगर आप हिंदी में समझाने किसी को बैठेंगे तो उसको कुछ टाइम तो ये लग जाएगा कि मैं कुछ समझा सकता हूँ, बाकी अंग्रेजी आप 2-4 झाड़ दो ना तो बस लोगों को तो यही समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा होशियार इंसान है। तो ये गलत चीज़ है। तो यही बोला गया है यहाँ पर कि अब इसको बढ़ावा देना है संस्कृत को। तो उत्तराखंड ने तो सारे जिलों में ऐसा एक संस्कृत ग्राम बना दिया। बाकी कर्नाटका में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत आज भी बोली जाती है। संस्कृत इज इंक्लूडेड इन 6 क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उनमें से एक संस्कृत भी है। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी, कमेंट करके बताओ। अष्टाध्यायी बुक, अच्छा अष्टाध्यायी बुक किसकी है, तो ये पढ़नी की है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इज द रिलेटेड टू संस्कृत ग्रामर। तो अष्टाध्यायी की जो पढ़नी की जो अष्टाध्यायी है उसमें संस्कृत ग्रामर के बारे में बाकायदा उल्लेख दिया गया है। आगे हम बात करते हैं हिमालयन स्पाइस गार्डन के बारे में। इंडियाज फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाई, कहाँ गया यार, ठीक है, इनॉग्रेटेड बाई हिस्टोरिकन शेखर पाठक एट द सोनी रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो पहला जो हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया जा रहा है, ये भी कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, क्या करने वाले हम, इसको भी हम ध्यान रखने वाले हैं। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आपका बन रहा है उत्तराखंड में ही बन रहा है हिमालयन स्पाइस गार्डन, ठीक है। अब द गार्डन हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो उसमें जो हेल्प करने वाला है वो कौन हेल्प करने वाला है, यहाँ पर जैपनीज़ एजेंसी है वो इसमें हेल्प करने वाली है। तो हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ बनने वाला है, तो उत्तराखंड में बनने वाला, रानीखेत में बनने वाला है, इसको ध्यान रखेंगे हम ठीक है। और कौन मदद कर रहा है, तो जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसीज की मदद कर रही है यहाँ पर, ठीक है। 30 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पाइसेस, मतलब 30 से भी ज़्यादा प्रकार के मसाले यहाँ पर उगाए जाएंगे, तो ऐसा बोलना है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, तो यहाँ पर बोला गया कि न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी को नया फ्लैग दे दिया गया। पहले एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बचा हुआ है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर लगा दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगा दिया गया है, ये लगा दिया गया आपका हजीरा गुजरात में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर लगा दिया गया है, तो ये लगाया गया है हजीरा गुजरात में। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसने लगाया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको लगा दिया है। तो इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट है, ठीक है। तो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि नेशनल न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी को नया फ्लैग दे दिया गया है, ठीक है। अब किसने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इसको। प्रधानमंत्री हमारे अनलीड न्यू इंसाइट। पहले क्या था ना कि पहले उसमें अंग्रेजों की छाप थी, उसमें मतलब अंग्रेजों के सिंबल वगैरह बने हुए थे, उसको हटाकर इसको क्या किया गया है, इंडियाज फर्स्ट लॉन्च ऑन इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। INS विक्रांत पर से इसको लॉन्च किया गया है। आगे इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एंड शाइन इज द नेशनल फ्लैग डिस्प्लेज ऑन द शिप एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर बात की गई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवी फ्लैग वाज मेड बाय द वाइस एडमिरल। अब इसको बनाया किसने है, सजेशन ऑफ चेंज इन नेवी फ्लैग, ये सजेशन किसने दिया था, तो हमारे जो वाइस एडमिरल थे VEC बारबोजा साहब ने इसको दिया था कि इसको हटाया जाए, ये गुलामी की निशानी कब तक चढ़ी रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, किसने सलाह दी थी। अब ये किससे इंस्पायर्ड है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। और इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है ऑक्टागनल, इसको भी ध्यान रखना है। और इसका कलर कैसा है, ब्लू है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, शिवाजी महाराज से ये इंस्पायर्ड है, ऑक्टागनल शेप है इसका। शाम नो वरना मे द गॉड ऑफ वाटर बी स्पेसियस फॉर अस ऑल्सो। और उसमें क्या लिखा गया है, साम नो वरना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। द करंट फ्लैग, अब इसके बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं है। अब हुआ क्या, फ्लैग की थोड़ी सी कहानी देखते हैं कि पहले इसमें क्या था, यूनियन जैक लगा हुआ था यूनाइटेड किंगडम का, और यहाँ पर जॉर्ज क्रॉस था, उसको हटा दिया गया है। 2 अक्टूबर 1934 नेवल सर्विस वाज रिमेंड एज द रॉयल इंडियन नेवी। 1934 में ही जो नेवल सर्विस थी उसको इंडियन रॉयल नेवी में कन्वर्ट कर दिया गया था। और 1950 के बाद रॉयल नेवी को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, इंडियन नेवी में। तो ध्यान रखना, पहले क्या थी, तो नेवल सर्विस को कन्वर्ट किया गया था रॉयल इंडियन नेवी में 1934 में। और 1950 में कब कर दिया गया था, जो रॉयल नेवी है उसको इंडियन नेवी में कन्वर्ट कर दिया गया था। द क्रेस्ट एंड द इंसाइन ऑफ द नेवी वर चेंज, द ओनली डिफरेंस इन द इंसाइन द यूनियन जैक एम्बलम वाज रिप्लेस बाय द ट्राई कलर एंड रेड जॉर्ज। अब यूनियन जैक की जगह हमने क्या कर दिया है, तो यूनियन जैक की जगह हमने कर दिया है एम्बलम। यूनियन जैक की जगह यूनियन जैक रिप्लेस ट्राई कलर, यूनियन जैक की जगह हमने ट्राई कलर कर दिया तिरंगा, और रेड जॉर्ज की जगह हमने क्या कर दिया है, रिटेन क्रॉस वाज रिटेन, ठीक है, हटा दिया उसको। आफ्टर दिस
इन द ईयर 2004 द फ्लैग और सिंबल वाज चेंज अगेन बाय द इंक्लूडिंग रेड जॉर्ज क्रॉस फॉर द नेशनल अशोका पिलर। तो रेड क्रॉस जॉर्ज की जगह इन्होंने अशोका पिलर डाल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि हम गुलामी की निशानियों को हटाएं और अपना खुद का ही सब कुछ स्थापित करें। अब बात करते हैं कि ऑन दिसंबर 1971 ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में यहाँ बात की गई है। वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। नेवी डे सेलिब्रेट, उसी देखो नेवी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 4 दिसंबर को। किसकी याद में किया जाता है? जब हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था 4 दिसंबर 1971 को, जब ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है, इनको पढ़ते रहना है लगातार। तो इसी तरीके से हम लोग डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे प्लस फैक्चुअल पॉइंट भी पढ़ते रहेंगे। तो लगातार इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और सारी की सारी करंट अफेयर्स खत्म करने वाले हैं। अभी मैं प्रतियोगिता दर्पण जो आपकी जनवरी 2023 वगैरह की, इसको भी डाल दूंगा पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो उसको देखते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो चलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करती है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।